हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है अपना हाउ टू सॉल्व फिजिक्स बोर्ड न्यूमेरिकल्स। और उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर है इसका जिक्र करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको थ्योरी भी आती है और आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अधिकतर देखा गया है कि थ्योरी तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, यानी कि आप थ्योरी की प्रैक्टिस कर लिया, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर लिया तो यू कैन राइट द थ्योरी आंसर्स वेरी नाइसली। लेकिन होता क्या है कि बोर्ड में न्यूमेरिकल भी काफी कुछ पूछते हैं। और मैं बता दूं आपको कि यदि आपने बोर्ड के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया तो आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगा आपके सीईटी या नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। यदि आपने अधिक ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया बोर्ड के न्यूमेरिकल की तो आप सीईटी का जो महाराष्ट्र का जो एग्जाम होता है उसकी, या तो आप जो नेशनल लेवल पे नीट जो एग्जाम होती है उसके आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लेक्चर शुरू करने से उसी दिन पहले दिन मैंने बताया था कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स जो है आपका आपके आसपास में जो भी चीजें होती हैं उसका लॉज, उसके जो रूल्स है या उसके जो स्टडी है वही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। आप लाइट हो, साउंड हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीजें जो अपने आसपास हो रही है, फ्रिक्शन हो, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो उसके कुछ स्टेप्स मैं बताता हूं आपको। वो स्टेप्स यदि आपने फॉलो किया तो आपको कोई भी जो न्यूमेरिकल या एग्जांपल है वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपने जो थ्योरी जो है आपकी, जो थ्योरी जो है फिजिक्स की, वो आपने ढंग से पढ़ लेना चाहिए, ढंग से समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या जो यह फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिस्कशन हुआ है या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसमें आप डिस्कस किए हैं। और उसके बाद में यदि आपने वो समझ लिया तो उसके बाद में वो फॉर्मूला के साथ डिराइव हुआ है, फिर वो ग्रेविटेशन हो या लाइट हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी हो या आपका फ्रिक्शन हो, तो एक बार आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। आजकल तो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं लॉकडाउन के कारण, तो वो जो वीडियो लेक्चर्स यदि आपने ढंग से समझ लिया और ढंग से उसको लिख कर निकाला और तो आपको वो फॉर्मूला कैसा डिराइव हुआ है ये आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में क्या होता है, सब में पहले तो एक डेफिनेशन होती है या स्टेटमेंट होता है, उसके बाद में आपका डेफिनेशन होगा कोई किस चीज का या कोई स्टेटमेंट होगा, ओके। और उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला आता है, उसके बाद आपका फॉर्मूला आता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला ढूंढने के बजाय सब में पहले आपने थ्योरी पढ़ना चाहिए कि फिजिक्स की कि वो थ्योरी किस बारे में है। और वो थ्योरी पढ़ते समय आपको फिर डेफिनेशन आएगा, तो आप डेफिनेशन पढ़ने के बाद में डेफिनेशन के उसके ऊपर ही आपका फॉर्मूला बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है। मान लो कि कूलम्स लॉ आपको पता है कि कूलम्स लॉ क्या आता है, व्हेन द टू फोर्सेस विद सम डिस्टेंस इज सेपरेटेड, तो आप क्या लिखते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, कूलम्स लॉ हो गया। और कूलम्स लॉ के ऊपर फिर क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश नहीं करें। सबसे पहले आप देखें कि उसकी थ्योरी पढ़े, उसके बाद में उसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट पढ़े, वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन का या फिजिसिस्ट का, और उसके बाद में उनका जो फॉर्मूला बनता है वो फिर फॉर्मूला देखें। तो ये यदि आपने ढंग से समझ लिया तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात बताता हूं आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन मतलब कि अब ये क्यू आपका दिया है, क्यू आपका हो सकता है कि आपका 1 कूलम दिया रहेगा या हो सकता है 1 माइक्रो कूलम दिया रहेगा, तो 1 पिको कूलम दिया रहेगा। तो इसका कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन भी आपको कर देना चाहिए कि भाई 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये जो कन्वर्जन है इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ती है। ये होता क्या है कि आपको हर एक जो न्यूमेरिकल में सब वैल्यू समान नहीं देते हैं, तो आपको ये जो कन्वर्जन है ये इसकी प्रैक्टिस आपने पहले करना चाहिए। तो
बोर्ड के जो न्यूमेरिकल है, अधिकतर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो स्ट्रेट सेट आते हैं, लेकिन आजकल थोड़े घुमा के पूछते हैं। कई बार दो जो कंसेप्ट रहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2-3 कंसेप्ट वो एक न्यूमेरिकल में डाल देंगे, तो फिर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो उस केस में आपको जब तक आपका जो बेसिक है, आपका जो थ्योरी, आपका जो डेफिनेशन समझना, या आपका जो फॉर्मूला है, ये जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप बोर्ड की जो थ्योरी है वो आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद में फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं ये आप अच्छे से समझ लें। और एक बार आपने ये समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे आया है, ओके, ये ऐसा नहीं होता जैसे कि मान लो कि 10 तक आपको फॉर्मूला आ गया, उसमें वैल्यू पुट कर दिया तो आपका आंसर मिलेगा। ऐसे यदि न्यूमेरिकल आते हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं, टीचर को भी अच्छे लगते हैं और स्टूडेंट को अच्छे लगते हैं कि हाँ ये दिया भाई, ये 2-3 फिजिकल क्वांटिटी दी है, इसका फॉर्मूला ये है, इसमें डाल दो और आंसर ले लो। लेकिन जब आपको कुछ घुमा के पूछते हैं, या जब आपको कुछ 2-3 कंसेप्ट उस चैप्टर के, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आपका लाइट हो, साउंड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या आपका फोर्स हो, इसके जो न्यूमेरिकल है उसमें यदि आप 3-4 कंसेप्ट जब एक ही न्यूमेरिकल में डाल देते हैं तो तब आपको थोड़ी सोचना पड़ता है कि यदि आपका बेसिक क्लियर हो तो आप वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैं और बात बताता हूं आपको कि मान लो कि फोर्स निकाल रहे हो, F इक्वल टू, मान लो कि आपने दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिया है कि मान लो कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और मान लो कि R का दिया है कि आपने mm में था तो मान लो आपने 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ऐसा। ये एक्चुअली कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब मान लो ये सॉल्व करते समय आपको सब में पहले तो ये जो वैल्यूज है, जो आपको 10 टू द पावर की जो टर्म्स है, उसके अलावा जो भी चीजें रहती है उसको पहले सॉल्व कर लो आप। मान लो कि आपकी ये 30 हो जाएगा, ओके, इसलिए आप अपने 5 कर दिया, फिर उसके बाद में 10 टू द पावर माइनस 9 है, माइनस 5 है, 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। लेकिन इसमें और बात बता दो आपको कि कई बच्चों को ये डर होता है कि मुझे लॉग टेबल या यूज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो मैं बताता हूं आपको, अधिकतर न्यूमेरिकल में आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, आपने कुछ आपका टाइम आपने लॉग टेबल कैसे क्या यूज करते हैं ये समझने में आपने डालना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, सिर्फ समझना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको लॉग टेबल दिया जाता है, कई बार नहीं देते हैं, ओके, तो आपको ले जाना पड़ता है। तो आई डोंट नो अभी नया रूल क्या आ गया है, लेकिन उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि लॉग टेबल, हाउ टू यूज द लॉग टेबल। अब ये नहीं बोल सकते कि आप लॉग टेबल को यूज नहीं करते आता है, लेकिन अधिकतर न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जो वैल्यूज है ना वो आपकी कट हो जाती है, जैसे कि ये 5 6 ये कट हो गया और आपको आंसर मिल गया, ओके। तो लेकिन ये करते समय आपका यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का जो स्किल है, जो आपने 10 तक पढ़ा है, वो यहाँ पे काम आएगा। तो आज का जो ये तो जनरल टॉपिक हो गया कि यानी जनरल फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना चाहिए या कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको गाइडलाइन दिया। लेकिन आज जो है, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर है, क्योंकि इसके पहले के जो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर पढ़े थे, 2 चैप्टर पढ़े थे सीबीएसई के, तो वो चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सॉल्व किया जाए या सॉल्व करते समय कौन कौन सा किस किस बात का आपको ख्याल करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर है ये स्टेट में 11th में आधा पोर्शन है और 12th में आधा पोर्शन है, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट को ये दोनों भी चैप्टर आपके 12th में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर में हम क्या क्या देखते क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में हम फोर्स, फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन वर्क डन, देन द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस और मेनी चार्जेस एंड नंबर ऑफ चार्जेस, ये भी हमने पढ़ा है, यहां सब लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ रहा हूं। और उसके बाद हम देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। देन टॉर्क पढ़ा है हमने कि टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ओके। और उसके बाद में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद में सिग्मा, देन रो भी पढ़ा है हमने कि क्यू अपॉन द वॉल्यूम जो रो होता है। देन हमने ये भी पढ़ा कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन द लेंथ, यदि थिन कंडक्टर होगा तो उसका। और उसके बाद में हमने कैपेसिटेंस शुरू किया था, तो कैपेसिटेंस में हमने डायलेक्ट्रिक पढ़ के हम एंटर हो गए थे कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कि 2 प्लेट के बीच में एयर हो तो कैपेसिटर कितना होता है, और उसके अंदर यदि हम डायलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो उसके बाद में कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, उसकी चार्ज में, उसके पोटेंशियल में, उसकी एनर्जी में और उसके बाकी जो पैरामीटर में। तो ये भी हमने पढ़ा है। और हमने
कैपेसिटर का जब पूरा जब कंसेप्ट पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हाउ टू कनेक्ट कैपेसिटर, व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज और कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और आपको पता है कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसके एनर्जी में, टोटल एनर्जी में भी क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, मैं ESE लिखता हूं यहाँ पे, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके, तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा ये इसमें है। और उसके बाद में हम देखा था कि कैपेसिटर पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का रेशियो आपका कैसे चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं एक एक चीज कि कूलम्ब्स लॉ में क्या था। कूलम्ब्स लॉ में आपको पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो वो आपका फॉर्मूला आपको पता है, इसके पहले मैंने अभी यहां लिखा था कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो कई बार क्या होता है कि जब आपका ये जो डिस्टेंस दिया होता है, डिस्टेंस आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाता है कि मान लो कि डिस्टेंस दिया है आपका 0 लाइक मान लो 0 1 3, ओके, ऐसा दिया, एक चार्ज पड़ा है आपका 0 1 3 पे, और दूसरा चार्ज पड़ा है मान लो आपका Q2 पड़ा है आपका 0 -3 और ये मैं 0 लिखता हूं, ये 0 पे यहाँ पे दिया आपको वैल्यू दिया है y की दिया है। तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे निकल देते हैं, सीधा सीधा नहीं देंगे कि आपको ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 3 mm, 3 mm इतना डिस्टेंस होता नहीं है, बहुत कम होता है, तो 3 4 ऐसा डिस्टेंस नहीं देंगे, आपका कोऑर्डिनेट में देंगे। तो आपको क्या करना है कि ये मान लो आपका है y का है, यदि आपको ये डिस्टेंस दिया जाए कि 1 0 0 या 10 0 0 ऐसे डिस्टेंस दिया जाएगा आपको, तो आपको क्या करना है, आपको ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस दिया है, तो आपको जो डिस्टेंस होगा कि 1 -10 यानी कि L1 इतना डिस्टेंस आपका हो जाएगा, R इक्वल टू L1 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये ऐसे न्यूमेरिकल थोड़ा देते हैं, तो आपको ये कोऑर्डिनेट में आपको यदि आप दिया गया आपका डिस्टेंस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक्स का डिस्टेंस दिया जाएगा, तो ये तो वाई का दिया जाएगा। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपको लेना है। चार्जेस जो देते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस होते हैं वो माइक्रोकूलम में होते हैं। यहाँ पे बहुत छोटे चार्ज का हम स्टडी कर रहे हैं, तो अधिकतर चार्ज माइक्रोकूलम में होते हैं। तो गलती से मान लो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपने और उसका आंसर आया कि Q1 इक्वल टू सम कूलम, ओके, तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस जो होते हैं वो बहुत कम इसके होते हैं, कूलम के होते हैं। तो आपकी जनरल आंसर आपका ये माइक्रो में आना चाहिए। उसके बाद में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन क्यू, यानी कि यदि आपने फोर्स का जो फॉर्मूला उसको आपने डिवाइड कर दिया क्यू से, तो एक क्यू उड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हम देखा था E डेल्टा S, ओके, या आपने देखा था E इक्वल टू E S कॉस थीटा, ओके। तो इसमें पता है आपको कि जैसे थीटा चेंज होगा आपका, तो आपका फाई भी चेंज होगा। तो ये आपका फ्लक्स है, ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है। और इसमें क्या दिया जाता है कि कई बार आपको ये की वैल्यू दी जाती है, एस की वैल्यू दी जाती है, लेकिन कॉस थीटा फिर देंगे, हाँ कॉस थीटा 50 डिग्री 60 डिग्री, तो उसके बाद में जब कॉस थीटा वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 0 रहा तो आपको 1 रहता है, कॉस 90 रहा तो आपको पता है कि 0 होगा। तो ये जब कॉस थीटा वैल्यू देंगे तो आपकी जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। उसके बाद में हमने देखा कि पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियल का दिया जाएगा V इक्वल टू, ओके, या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसमें R दिया जाएगा आपको, या तो Q रहेगा कुछ माइक्रोकूलम में तो आपको V मिलेगा, तो आपको V दिया जाएगा, ओके, और आपको Q निकालना होगा, R आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि R आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाएगा। मैं बताऊं आपको, यदि ये चार्जेस यदि यहाँ रखे हो या यहाँ रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q1 Q2 यहाँ रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड चैप्टर नहीं है। तो आपने उस चार्ज को या उस दो चार्ज को कैसे भी घुमाया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इसमें कोई ग्रेविटेशन या सर्कुलर मोशन का चक्कर आता नहीं है। तो आप जो भी सिस्टम देते हैं उसको घुमा दिया आपने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखा था हमने कि जब भी कोई चार्ज कहीं हम लाते हैं तो आपको पता है कि एक वर्टन होता है, तो वर्टन का फॉर्मूला देखा हमने कि W इक्वल टू Q इंटू V इज पोटेंशियल एंड Q इज द चार्ज, ओके। और आपको पता है कि जो भी वर्क होता है इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी था आपका, वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ओके। अब ये Q1 Q2 की वैल्यू आपको दिए रहेगी और आपको इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि वैल्यू तो कांस्टेंट है आपका। तो R कई बार आपको R पूछेंगे या तो U पूछेंगे, ओके। या हो सकता है कि आपको Q1 Q2 का प्रोडक्ट दिया जाएगा और Q1 Q2 का जो डिस्टेंस दिया जाएगा, ओके, कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट कितना है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और आप आंसर ले सकते हैं। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। आप वर्टन के बाद में आप देखा कि हम वर्टन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल के आगे ये कर देते हैं। अब
इसमें हमने आगे भी लेफ्ट साइड में एक बात पढ़ी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस, मान लो कि चार्जेस दो से ज्यादा हो, यहां तक तो हमने देखा कि यहां तक हम दो चार्ज डिस्कस कर रहे हैं कि Q1 Q2 अदर टू चार्जेस आर प्लेस समवेयर। लेकिन जब चार्जेस बढ़ जाते हैं तो आपको पता है कि हर एक दो चार्ज का हमको एनर्जी निकालना पड़ता है ना। मान लो यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये मान लो एक ट्रायंगल के आपके वर्टाइसेस यहाँ पे तीन चार्ज रखे हुए हैं। तो ये तीन चार्ज जब रखे तो आपको पता है कि ये दोनों के बीच की जो आपका फोर्स रहेगा, ये दोनों के बीच फोर्स रहेगा, इसी दोनों के बीच फोर्स रहेगा, और उसके कारण तीन वर्क होंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल वर्क W इक्वल टू जो कि एनर्जी स्टोर हो जाएगा कि W12 प्लस W13 या प्लस W23, ऐसा हमको ऐड करके हमको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में देखा था हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस से 2L या 2A जो भी लिख सकते हैं। Q एंड Q चार्जेस रहेगा, तो दो चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस इज द डायपोल। और डायपोल मोमेंट हमने देखा कि डायपोल मोमेंट इज दैट P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू 2L इंटू एनी कोई एक चार्ज है ना, कोई चार्ज लो और उसके बीच का डिस्टेंस देखो तो आपको एक डायपोल मोमेंट आपको मिल जाती है। हमने डिस्कस किया था। डायपोल मोमेंट में आपको क्या दिया जाएगा? आपको ये लेंथ दिया जाएगी, ये लेंथ दी जाएगी, ये चार्ज दिया जाएगा, आपको निकालना क्या है? डायपोल मोमेंट निकालना है। ओके, तो डायपोल मोमेंट आपको दी जाएगी, ओके, और आपको डिस्टेंस दिया जाएगा, फाइंड आउट द Q। एक ही बात है घुमा के। तो ये आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये न्यूमेरिकल हो तो ये ऐसे सॉल्व करना चाहिए। और हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने सीखा तो वो सीखने के बाद में हमने पढ़ा था कि टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और देन देयर इज सम फोर्स, है ना, उसमें तो एक फोर्स लगता है कि F इक्वल टू प्लस QE या माइनस QE, दो फोर्स लगते हैं तो उसको बनता है कबल आने के बाद टॉर्क। टॉर्क का हमने फॉर्मूला देखा था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? ये टॉ इक्वल टू का फॉर्मूला क्या था आपका? वेयर इज द टॉर्क? हाँ, टॉ इक्वल टू, ये आपको टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। ओके, यहां आपको पता है कि ये टॉर्क जो होगा, टॉर्क आपका क्या पे डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड करता है आपका इस sin थीटा पे। चलिए sin 90 हो गया, ओके, sin 90 हो तो आपको 1 मिलेगा, sin यदि 30 हो तो आपको 0.5 वैल्यू मिलेगी, ओके, और sin 0 हो तो आपको 0 मिलेगा। तो होगा क्या कि sin थीटा जैसे वैल्यू होगा तो आपको पता है कि यदि sin थीटा की वैल्यू 0 हो, sin थीटा की वैल्यू 0 हो तो वहां पे टॉर्क नहीं रहेगा, वहां तो टॉर्क नहीं रहेगा। sin थीटा की वैल्यू मान लो 0 है तो वहां टॉर्क रहेगा नहीं। और आपको रोटेशन लाने के लिए आपको sin थीटा की कोई ना कोई एक वैल्यू होना चाहिए जिसके कारण आपको कुछ टॉर्क की वैल्यू मिलेगी और वो देयर विल बी रोटेशन, अदरवाइज देयर विल बी इक्विलिब्रियम। तो ये जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया था, ओके, तो ये sin थीटा जो है, sin थीटा इज वेरिएबल, ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको वैल्यू दी जाती है sin थीटा की, और कई बार आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी जाती है तो आपको टॉर्क देना पड़ता है, या कई बार आपको टॉर्क दिया जाता है। ओके, मैं देखता हूं एक बार मेरी रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं है, तो मैं देख लेता हूं। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, तो यदि आपका टॉर्क की वैल्यू दी जाएगी, टॉर्क वैल्यू न्यूटन में आती है, ओके, तो टॉर्क दिया जाएगा आपको, तो आपको ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछ सकते हैं, या तो आपको E पूछ सकते हैं, और आपको ये sin थीटा है, sin थीटा की वैल्यू देकर या P की वैल्यू देकर आपको टॉर्क पूछ सकते हैं। ओके, इस अदर वे। तो ये तो हो गया आपका टॉर्क। और उसके बाद में आपको अगला टॉपिक जो जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने देखा था कि रो इक्वल टू Q अपॉन A, और हमने ये भी देखा था, सर ये रो नहीं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, रो तो ऐसा होता है, रो इक्वल टू Q अपॉन V। और हमने ये देखा था कि लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन L, यानी ये मान लो कि आपका कंडक्टर हो, थिन कंडक्टर, ये मान लो आपका कोई स्पीयर हो, ओके, और आपको पता कि स्पीयर, ओके, और स्पीयर का वॉल्यूम इसमें देंगे। और यहाँ पे आपको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे आपको Q अपॉन A है, ओके, एक आपको बताया कि मान लो स्क्वायर लिया तो उसका एरिया क्या होगा आपको, उसका तो होगा आपका Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, आपका स्क्वायर का एरिया होता है। तो ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप इसकी न्यूमेरिकल उसमें आते हैं तो उसमें आपको रेडियस दिया जाएगा। मान लो स्क्वायर, जनरली स्क्वायर के पूछते हैं तो स्क्वायर में आपको रेडियस दिया जाएगा और आपको चार्ज दिया जाएगा, आपको फाइंड करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाएगी, R दिया जाएगा, फाइंड आउट द चार्ज। ओके, कोई पूछ सकते हैं। तो ये फ्रेंड हमने देखा था। तो अभी तक मैं बताता हूं आपको, ये जितने सारे जो फॉर्मूलेज है क्या होता है कि पूछेंगे आपको U पूछेंगे, ओके, चार्ज दिया जाएगा, आपको वर्क निकालना होगा, उसके बाद में टोटल वर्क डन करेंगे आप, तो आपका उस सिस्टम के चार्जेस का वर्क डन आएगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आपको लेंथ दिया जाएगा, आपको चार्ज दिया जाएगा और आपको P निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो आपको एनर्जी निकालना होता है तो आपको हो सकता है आपको चार्ज दिया जाएगा, चार्ज देने के बाद में आपको बाकी वर्क निकालना होगा और आपको एनर्जी निकालना होगा।
तो दिस इज वे द न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। तो अभी हम एंटर करेंगे कैपेसिटेंस में। मैं बताऊं आपको, ये सारा जो सिलेबस है ये कैसे क्या है, ये आपका पहले फोर्स है, उसके बाद में आपका फील्ड है, उसके बाद में आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल के बाद में हमारा ये आता है क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी आती है, और उसके बाद में हम एंटर हुए थे इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसके बाद में आपका कैपेसिटेंस। तो मैं बता दूं आपको, कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है, कैपेसिटेंस व्हेन टू पैरेलल प्लेट विद ऑपोजिट चार्ज रखते हैं, उसका कैपेसिटेंस होता है। और हम देखा कि कैपेसिटेंस में कि C इज क्या है, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी कि जो कैपेसिटेंस है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस को, डिस्टेंस बढ़ गया कैपेसिटेंस कम, और डिस्टेंस कम हो गया कैपेसिटेंस ज्यादा। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, तो आपको दिया जाएगा कि प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस का एरिया दिया जाएगा mm में। ओके, हो सकता है कि आपको सेंटीमीटर दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में। ओके, तो यहां पर आपको K इक्वल टू 1 जो एयर के लिए वो आपको पुट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको बोलता है ये कैपेसिटर है, ओके, और ये कैपेसिटर में एयर है, एक कैपेसिटर में एयर है, तो फाइंड आउट C, Q या V। ओके, आपको दिया जाएगा कि द कैपेसिटर इज एयर। अब एयर होने के बाद आपको ये C, Q भी आपको निकालना है। ओके, निकालना है। लेकिन बाद में क्या पूछते हैं कि हाँ, इसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, इसके बीच में हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐड किया, तो फिर ये C का क्या होगा, Q का क्या होगा, V का क्या होगा, या आपके E का क्या होगा। ओके, शुरू में एयर है, ओके, एयर की भी वैल्यू आएगी। ओके, उसके बाद में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया, तो उसके चेंजेस क्या होंगे, किसमें, ये कैपेसिटेंस में। आपको पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक हम उसके अंदर का चेंज करते हैं तो इट अफेक्ट ऑन द capacitance and charge and your what is that voltage and your electric energy और electric field। ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी क्या पूछते हैं कि आपका एयर जब था तो इतनी वैल्यू थी, तो क्या हुआ जब उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया। तो इसमें घबराने की बात नहीं, डायरेक्टली ऐड किया मतलब क्या किया, आपका जो K है, ओके, ये K अंदर आ गया, सब में K आपका, एक K जो है, K आपका कैपेसिटेंस, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपका जो एनर्जी है, ये सारी चीजें K क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कैसे करेगा मैं बताता हूं आपको, व्हेन एयर इज एडेड द वैल्यू इज दिस। लेकिन जैसे हमने डायरेक्टली ऐड किया तो क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स, आपका कैपेसिटेंस विल इंक्रीज K टाइम्स, आपका पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, आपका पोटेंशियल विल इंक्रीज व्हाट टाइम्स, 1/4 1/K टाइम्स, 1/K टाइम्स। ओके, ये तो हो गया। ओके, जब उसमें डायरेक्टली ऐड करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डिक्रीज होगी, वो आपकी डिक्रीज होगी, और कितने, 1/K टाइम्स, 1/K टाइम्स। आपका जो एनर्जी है, आपका एनर्जी स्टोर विल बी डिक्रीज बाय, क्योंकि ये चेंज हो गया, आपका ई चेंज होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये आपका एनर्जी वो भी आपका चेंज हो गया, दैट विल डिक्रीज बाय 1/K टाइम्स। तो इसके न्यूमेरिकल भी बोर्ड पूछते हैं कि द कैपेसिटर इज फिल्ड विद एयर एंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज एंड द capacitance and the voltage is this. What will happen when the dielectric some metal is added in that? So what will be changes? तो उसको आपको K का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके जो वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई करो, या आपको डिवाइड करो, 1/K से मल्टीप्लाई करो, या K से मल्टीप्लाई करो, कैपेसिटेंस निकालना तो K से मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसके सारे आंसर आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस का। आपको पता है कि जब द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज x एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज इंक्रीज, तो व्हाट विल हैपन, तो आपको पता है कि आपका कैपेसिटेंस चेंज होने वाला है डिस्टेंस के कारण, तो हो सकता है कि उसके दो आपके ये आएंगे वेरिएबल आएंगे, उसको सॉल्व करना है, आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका कैपेसिटेंस का। यदि आपका उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड किया, पहले उसके अंदर एयर था, तो आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मैं बता दूं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपका आता है एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके, यदि आपका Q की वैल्यू चेंज हुई या तो V की वैल्यू चेंज हुई, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म लिखता है, इक्वल टू 1/2 QV। ओके, अब ये हाफ QV है, इसको आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि V इक्वल टू Q/C। ओके,
इसमें v की वैल्यू पुट कर दो या फिर q की वैल्यू चेंज करो और कुछ भी करके आप इसके 3-4 अलग अलग फॉर्मूले अब आपको, यदि आपको q मान पड़ गया या v मान पड़ गया या q मान पड़ गया या c मान पड़ गया तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और आपका कैपेसिटर के बारे में। मैं बता दूं कि इसके बाद में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं आपके कैपेसिटर इन पैरेलल एंड कैपेसिटर इन सीरीज। मैं बता दूं आपको, यदि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे या अभी तक जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते आए हैं या तो टॉपिक पढ़ते आए हैं आपके 10 तक या, तो उसमें क्या होता है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और यहां हमने देखा था कि R सीरीज, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो R1 प्लस R2 ओके, और ऐड करेंगे तो और हो जाएगा। और यदि आप ये रेजिस्टेंस ऐसा लिखा है मैंने और यहाँ पे ये कर दिया है, तो इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपके, ये पॉइंट ए देता हूं पॉइंट बी देता हूं, तो ए और बीच का जो रेजिस्टेंस है दोनों आपके पैरेलल है। पैरेलल में हम क्या करते हैं 1/R पैरेलल ओके इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ओके। तो ऐसे जो है हम सॉल्व करते हैं। आपको कैपेसिटर की जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसी को याद रखना है और इसका उल्टा करना है। आपको कैपेसिटर जब ऐड करेंगे तो आपको इसके उल्टा करना है, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो डायरेक्ट ऐड होते हैं तो कैपेसिटर में आपको वो सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल लगाना है और पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज में लगाना है ओके। ये C1 है और ये आपका C2 है ओके। तो इसमें आपका जो सीरीज में हो तो आपको पता है कि 1/C में सीरीज लिखता हूं, सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ओके। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी 1/C, सीरीज की वैल्यू मिलेगी जो भी मिलेगी, आपको उल्टा करना है तो आपको मान लेगा S C सीरीज इक्वल टू जो आएगी वो आपको वैल्यू मिलेगी। और जब मान लो आपको ये कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगे हैं, ऐसे लगे हैं आपको, तो ऐसे भी कैपेसिटर लगे हैं तो आपको C ऐड करना है, C1 ये C2, तो C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2 ओके। तो ये कैसा आ गया, तो इसके रेजिस्टेंस जैसा ऐड करते हैं उसके उल्टा रेजिस्टेंस का इसमें उल्टा करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस उल्टा होगा। यहाँ रेजिस्टेंस देखा आपने 1/R1 प्लस 1/R2 लेना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको उल्टा करना होता है। होता क्या है कि आपको जब ये न्यूमेरिकल इसके बाद और एक चीज मैं यहाँ डिस्कस करता हूं कि मान लो कि ये आपका सर्किट है, ये A है ये B है ओके। यहां पर कोई वोल्टेज हम देते हैं, यहां पे जब कोई वोल्टेज हम देते हैं तो क्या होता है, तब इस सर्किट में करंट फ्लो सेम होगा। क्या होगा, आई विल बी सेम एवरीवेयर, करंट ऐसे घूमेगा तो जो आई जो रहेगा आपका सेम रहेगा, लेकिन इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल रहेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। और लेकिन जब आपका सर्किट पैरेलल होता है, जब आपका सर्किट पैरेलल होता है तो क्या होता है, तब आपका यहां भी अप्लाई कर दिया हमने, तो इस केस में क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो भी रहेगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो भी रहेगा। लेकिन यहां पर ये जो फ्लो वाला जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ I1 आएगा, यहाँ I2 आएगा और द I will be इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां पे क्या होगा, यहाँ V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये यदि आपको समझ में आ गया होगा तो यही कंसेप्ट आपको जब आप कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट में ही बता दूं आपको, जो जब आप सीरीज या पैरेलल की एडिशन करते हो तो कैपेसिटर की एडिशन करते समय आप सीरीज का उल्टा पैरेलल का उल्टा करना है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आसान जाएगी। होता क्या है कि पैरेलल और सीरीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों को डिफिकल्टी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि वो घुमा के इधर उधर के रेजिस्टेंस या आपके कैपेसिटर लगा देते हैं तो आप घबरा जाते हो। तो मान लीजिए एक न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, अब मैं रेजिस्टेंस भूल जाता हूं क्योंकि हम दूसरे साइड पढ़ रहे हैं तो हमको कैपेसिटर याद रखना पड़ेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है, मैं यहां एक लगाता हूं और मान लो कि ऐसे है और मान लो इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ऐसे एक न्यूमेरिकल है आपकी किताब में एनसीईआरटी में। मेरा ड्राइंग अच्छा है लेकिन यहाँ पर कम समय में ज्यादा रिकॉर्ड करना पड़ता है तो लोड होता नहीं रिकॉर्डिंग में। तो यहां पर मैं नंबर देता हूं कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 and C12 ओके। I'm only 0.8
एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके बोर्ड के बुक में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द टोटल सी, यानी इस सिस्टम का, इस नेटवर्क का टोटल कैपेसिटेंस कितना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आप ये सॉल्व करते समय कोई भी ब्रांच को आप डिस्कनेक्ट मत करें और इधर से सॉल्व करते आए। एंड क्या होगा कि ये तीन कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है, तो इसका हम एडिशन करेंगे, तो हमको तीनों को मिला के सीरीज का एडिशन हमको करना है, तो आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा टोटल। हम नाम दे देंगे सी, क्या था वो 7 था इधर, तो जो भी नाम देना है आपको। तो ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, हम क्या करना है, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया आपने, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया, तो आपको एक और एक कैपेसिटर मिलेगा। ये कैपेसिटर कैसा बना, ये सबका एडिशन करके यहां तक आ गया। अब क्या हो गया, ये 1 2 ये तीन सीरीज में आ गए, ये तीनों को हमने सीरीज ऐड कर दिया, तीनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिया, तो ये मिल गया हमको। अब ये जो कैपेसिटर है जिसमें इतने सारे समाये हुए हैं, तो ये और ये पैरेलल में आ गए, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। इस सॉल्व करके हमको एक कैपेसिटर का एक वैल्यू मिल गया। ओके, अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि ये तीन कैपेसिटर सीरीज में आ गए। ओके, तो इस प्रकार आपको सीरीज पैरेलल करते हुए आपको सी मिलेगा। ओके, अब क्या होगा कि आपको फिर पता जाएगा कि फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। ओके, फाइंड आउट द टोटल एनर्जी आपको भी दिया जाएगा, तो आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको हाफ क्यू वी, ओके, इसमें आपको पुट करके आपको वैल्यू निकालते आती है। कई बार क्या पूछते हैं कि आपको देयर आर 3 identical capacitors are connected in series and 3 identical capacitors with the same value are connected in parallel, तो what will be the change in the electrostatic energy। क्या कहते हैं कि तीन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया, C1 C2 C3, ओके, और उसके बाद में तीन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, इसको आपका पैरेलल में कनेक्ट किया गया। ओके, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि सीरीज में आप ऐड करेंगे तो कोई एक वैल्यू मिलेगी x, और आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी y, और उसमें ये बताया जाएगा कि व्हेन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल, यानी कि आपका v जो है आपका सेम है, v आपका सेम है, लेकिन आपका जो कैपेसिटर है एक बार कनेक्ट किया गया में, एक बार कनेक्ट किया गया सीरीज में, एक बार कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो ऑब्वियसली उसका जो एडिशन रहेगा सीरीज और पैरेलल का, उसमें बहुत फर्क रहेगा। तो वो फर्क होने के कारण आपकी जो एनर्जी है, Q इंटू वी, ये आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज की जो वैल्यू मिली है सी की, वो पुट करो तो आपको एक एक्स इक्वेशन मिलेगा, और आपको पैरेलल पुट करो तो आपको इसका भी एक वाई इक्वेशन मिलेगा। जब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि वहां पे एक रेशियो मिलेगा, जनरल रेशियो 1:9 मैंने देखा है 2-3 न्यूमेरिकल में, तो उसमें आपको रेशियो निकालना है। तो आप जब सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो आपको वैल्यू सी की अलग अलग मिलती है, और सी की वैल्यू अलग मिल गई आपको, तो आपको उसका रेशियो क्या है, एनर्जी का रेशियो, वो रेशियो आपको कम ज्यादा मिलेगा। कई बार आपको पूछते हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम एनर्जी, यानी कि कैपेसिटर को यदि आप सीरीज में पैरेलल कनेक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी ज्यादा किसमें रहेगी या कम किसमें रहेगी। आपको पता है कि सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी, उसका आपको इक्वेशन निकालना है एनर्जी का, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी। ओके, जब दोनों वैल्यू आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में पुट करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी एनर्जी की, तो जो कम होगी वो आपको मिनिमम लिखना है, और जो ज्यादा होगी आपको ज्यादा लिखना है। और यदि आपको दोनों वैल्यू पता है तो, और यदि आपको पूछा गया है कि उसका एनर्जी का रेशियो क्या है, तो आप उसका एनर्जी का रेशियो भी बता सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल का रेशियो आपका ये है कि 1:9 है या 1:8 है, आप उसको बता सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस वे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के। ओके, और मैं आपको बताया कि शुरू में ही कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, उसके बोर्ड के जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करते समय उसकी आपको पहले थियोरी अच्छे से पढ़ना होगा। थियोरी के बाद में आपको उसके जो फॉर्मूलाज है, उसकी जो डेरिवेशन है वो आपको समझना है, और आप डेरिवेशन समझ के फॉर्मूला को डिराइव करते हो तो आपके इसमें दो चीजें ऐसी होते हैं, एक तो आपका डेरिवेशन आपको लर्न हो जाएगा, और दूसरा आपको जब यदि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यदि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है,
ओके, एग्जाम के प्रेशर में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो यदि आपको डेरिवेशन पता है तो आप वहां आप आ सकते हैं कि हाँ इस फॉर्मूला ये हो सकता है। और यदि आपकी थ्योरी क्लियर है कि हाँ ये चीज बढ़ने से ये चीज कम होती है, ये चीज कम होने से ये चीज बढ़ती है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको मालूम पड़ गई तो भी आपको फॉर्मूला याद आएगा। और एक बार आपको फॉर्मूला याद आ गया तो यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मैं बताऊं आपको बोर्ड में आपके सीईटी और नीट या जेई जैसा नहीं होता है। जेई मेंस या जेई एडवांस में जहां पे टाइम प्रेशर होता है और कम समय में आपको बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होते हैं। बोर्ड में आपको एडवांटेज क्या है, बोर्ड में आपको जब आप सॉल्यूशन लिखते हो वहां पर तो गिवन डाटा आप लिख रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आप उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। मान लो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो F इक्वल टू से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख रहे हो। इसके बाद में इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हो, इसमें आप मान लो कि वैल्यू पुट कर रहे हो, ओके, वैल्यू पुट कर रहे हो, ऐसे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके इसको भी मार्क है, कन्वर्जन का मार्क है। इसके आपकी जो फॉर्मूला लिख रहे हैं आप और फॉर्मूला लिखने के बाद में आपका जो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं इसको भी मार्क है। तो इसको यानी कि आप ऐसा नहीं कि आपने पॉलिनोमियल सॉल्व कर दिया लेकिन उसका आंसर गलत आ गया, तो आंसर गलत आ गया तो आपको सारे नंबर कट हो जाएंगे, नहीं, आपके बाकी स्टेप को आपको मार्क मिलते हैं। या उसके बाद में मान लो कि आप कोई आंसर पे आ गए हो, सॉरी ये आपका फोर्स है तो आपका न्यूटन में आएगा, ओके। तो मान लो आप आंसर पे आ गए, आंसर में आपने ये जो यूनिट है आपका, ओके, न्यूटन हो मान लो या माइक्रोकूलम हो या जो भी है, ये यदि आप नहीं लिखते हो तो आपका यहाँ पर मार्क कट हो जाएगा। आई डोंट नो आपका हाफ मार्क कट होगा या 1 मार्क कट होगा, मार्क जरूर कट हो जाएगा। तो आप जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब ये ख्याल में रखिए कि आप आंसर तक जाने के बाद में वहां आपको यूनिट लिखना जरूरी है। और यहां मैं आपको सब में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आप ख्याल में रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, लाइट हो, वेव्स हो, साउंड हो या आपका सेमीकंडक्टर हो, जो भी आपके आंसर आते हैं वो आपके रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए। मान लो कि फाइंड आउट द वेट द करंट, मान लो आपको सिस्टम में करंट जनरली होता है, आपका माइक्रो एम्पियर करंट आता है, वहां आपका करंट आ रहा है एम्पियर, आपका करंट आ रहा है एम्पियर में, ऐसा नहीं होगा ना, ओके। मान लो कि किसी ने बताया कि आपको फाइंड आउट द वेट ऑफ द पर्सन, मास ऑफ द पर्सन, तो आपको बोलेंगे कि हाँ 200 किलो वजन आ गया उस आदमी का। ये तो 200 किलो वजन नहीं होता है उस आदमी का, रेयर हो सकता है। तो ऐसे रेयर से होना चाहिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका ये जो चार्ज होता है ये माइक्रोकूलम में आंसर आता है जनरली, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ओके, आंसर तो माइक्रोकूलम में आया तो सही होगा, यदि आपका मेगाकूलम में कुछ आता है तो आंसर आपका गलत होगा, ओके। यदि आपको फोर्स आ रहा है तो फोर्स आपका बहुत हाई वैल्यू में आ रहा है तो वो आंसर आपका गलत होगा। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में आपने एक इन जनरल जो आपके आंसर आ रहे हैं या जो उसकी जो फिजिकल पैरामीटर आप डील करते हो, उस फिजिकल पैरामीटर का जो आंसर आता है वो एम्पेयर में आता है क्या, वोल्टेज में आता है क्या, मिली वोल्टेज में आता है क्या, ओके। या आपका सेमीकंडक्टर में यदि आपका जहां पे आपको मिली एम्पेयर आंसर आना चाहिए, जहां पे आपको मिली वोल्ट आंसर आना चाहिए, वहां पर यदि आपका आंसर आता है वोल्ट आता है या मेगा वोल्ट आता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आंसर आपका गलत है, ओके। तो जो भी चैप्टर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो जब भी उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उस टाइम ये बात आपने ख्याल रखना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी का वो इस रेंज में आना चाहिए, वो जो आंसर है वो इस रेंज में आना चाहिए। क्योंकि जो भी आप फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल डील करते हैं वो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपके कैसे कुछ सुपरस्टिशन, फिजिक्स को सुपरस्टिशन नहीं, कोई हवा में आपका कोई पैरामीटर नहीं दिया जाएगा कि हाँ हवा में इतना वोल्टेज इतना, ऐसा नहीं है। वो आपका रियलिस्टिक न्यूमेरिकल रहेगा और रियलिस्टिक न्यूमेरिकल होने के कारण उसका आंसर भी रियलिस्टिक आना चाहिए। वो आंसर आपका यानी कि कुछ एग्जैजरेटेड, यानी कि जहां पे आपका 10 केजी आंसर आना चाहिए, वहां पर यदि आपका आंसर आ रहा है 1000 केजी आ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ मेरा न्यूमेरिकल चूक गया, गलत हो गया है ना। तो आंसर जब आप देखते हैं तो वो आंसर आपको आपके बाकी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते समय आपको ख्याल में आ जाएगा। तो इसके लिए एक ही ये है क्या उसको, इसका एक ही इलाज है या सॉल्यूशन है कि आप जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब उसके आंसर को या उसके यूनिट को, ओके, यूनिट कौन सा आ रहा है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करते हैं तो इसमें आपका जो फोर्स है, ओके, उसका यूनिट कितना आ रहा है, ओके, न्यूटन आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, या आपका जो डिस्टेंस आ रहा है मान लो 2 चार्ज का वो आ रहा है मान लो कि कुछ किलोमीटर में आ रहा है, तो आपको पता है कि 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में होता है क्या, नहीं होता है ना।
तो जब आंसर आपका आता है तो आप खुद ही टैली कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो रियलिस्टिक है क्या। मान लो दो चार्ज है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको पूछा है और डिस्टेंस आ रहा है मान लो 10 किलोमीटर। क्या ये आंसर सही होगा? नहीं, क्योंकि 10 किलोमीटर ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कुलम्ब्स लॉ का, कुलम्ब्स लॉ में उसकी लिमिटेशन है आपके डिस्टेंस के भी, तो ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए 10 किलोमीटर आंसर आए तो आपने खुद में समझना चाहिए कि ये आंसर गलत है। ओके, और यदि मान लो आपका चार्ज का आंसर आ रहा है कि ओके चार्ज जो आ रहा है आपका वो कुलम आ रहा है, ओके, तो Q1 इक्वल टू दिस इज कुलम, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 5 कुलम। इतना कहां चार्ज होगा? नहीं होगा आपका। ये माइक्रो कुलम में हम डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ओके, तो आंसर जो आना चाहिए आपको माइक्रो कुलम आना चाहिए, है ना। वो आ रहा है मान लो कि ओके 10 इंटू 10 टू द पावर 10 कुलम। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, आपने फिर से वापस जाना चाहिए और कैलकुलेशन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फिजिक्स के बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या क्या गाइडलाइंस आपने फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपने फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली ये तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बता रहा था, लेकिन फिर साथ में बाकी फिजिक्स की जो बाकी टॉपिक है उसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपने क्या क्या चीजों को ख्याल रखना चाहिए, क्या थ्योरी कितनी पढ़ना चाहिए, उसकी डेरिवेशन कैसे अपने लिखना चाहिए, डेरिवेशन बाद में फॉर्मूले आप रट के रखेंगे फॉर्मूले, तो मुझे आई डोंट थिंक कि वो आपको याद रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स से टोटल फॉर्मूले देखेंगे आप तो लगभग 300 के ऊपर जाते हैं। यदि आप 11th-12th के टोटल फिजिक्स फॉर्मूले देखेंगे आप तो आपको 300 प्लस फॉर्मूले रहेंगे, इतने आप लर्न करना इम्पॉसिबल है। तो बेहतर है कि इसके आप डेरिवेशन कैसे आए ये आप देख लेंगे तो आपको आसानी जाएगी, और वो करने के बाद में आपको जो एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद भी आपको आसानी से हो जाएंगे। और कुछ चीजें आप जो है आप खुद का कुछ दिमाग लगा के फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, जैसे कि V इक्वल टू Q/C याद है तो आप विक्स ओके हो जाता है ना, VQS है ना। तो ऐसा कुछ भी आपके डे टू डे चीज रिलेट करके आप जैसे VQC V इक्वल टू Q/C, कई बार कंफ्यूजन होता है कि V जो Q ऊपर है या C ऊपर है, आप ऐसा विक्स ओके VQC ओके, तो ऐसा याद कर सकते हैं। दिस इज द वे यू रिमेंबर द फार्मूलाज। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का जो लेक्चर है इससे आपको कुछ सीखने मिला होगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बारे में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक हमने अभी तक लिया था उसका मैंने रिवाइज किया है। ओके, तो ये उसके फॉर्मूलेज है और ये फॉर्मूले आप 11th और 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में किताब में आपके रहेंगे। तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।